नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीके इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में से जो एमपीपीएससी द्वारा सेट एग्ज़ाम होने वाला है। अभी हाल ही में जो है तो इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो दोस्तों, उससे संबंधित जो सिलेबस होता है फर्स्ट पेपर का, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक हमारे ऐसे भाई बंधु जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जिनका सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो दोस्तों उनके लिए जो है तो सेट एग्ज़ाम ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि दोस्तों पता है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको या तो सेट क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर नेट क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि आप मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास जो है तो ये तीन तीन तरह की एलिजिबिलिटी आपके पास होना अनिवार्य है, तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। तो दोस्तों, जो सेट एग्ज़ाम होता है यह है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है दोस्तों, और ये हर राज्य जितने भी स्टेट होते हैं हर स्टेट का अलग अलग सेट एग्ज़ाम होता है। तो दोस्तों, अगर आप सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप संबंधित स्टेट में जो है तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्य हो जाते हैं। और दोस्तों, यह एकेडमिक स्कोर के वेटेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे बहुत से हमारे मित्रगण जो हैं तो जैसे पीएचडी कंप्लीट करके बैठे हैं, पीएचडी तो कंप्लीट कर ली है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्य हो गए हैं पीएचडी करके। लेकिन कई जगह होता है कि जैसे एकेडमिक स्कोर देखा जाता है कि जैसे कि पीएचडी के साथ अगर नेट है, सेट है, तो उनको ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो दोस्तों, जिनका भी पीएचडी कंप्लीट है उनके लिए भी यह सेट एग्ज़ाम जो है तो देना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, आज हम चर्चा करेंगे यही कि जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है आखिर इसकी उपयोगिता क्या है। जो आपका आयोग है, एमपीपीएससी आयोग है, आखिर आपके फर्स्ट एग्ज़ाम आपसे क्यों ले रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो दोस्तों, इसके बारे में आज हम समझेंगे। देखिए दोस्तों, इसके पहले जो 2018 में सेट एग्ज़ाम हुआ था उसका जो सिलेबस था हूबहू बिल्कुल वही सिलेबस होने वाला है। सिलेबस में लगभग कोई चेंजेस नहीं होता है, थोड़ा बहुत नहीं कहा जाए कि अगर चेंज हो जाए, बाकी सिलेबस आपका वही रहता है। तो दोस्तों, अगर आप सेट एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं या सेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, ये वीडियो अंत तक देखें। अगर लगता है कि आपके लिए यह वीडियो उपयोगी नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, वीडियो से बाहर जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थी की शिक्षण एवं शोध क्षमता ज्ञात करना है। बिल्कुल दोस्तों, ये जो आपका जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होता है, सामान्य जागरूकता का जो पेपर होता है दोस्तों, इसके द्वारा जो है परीक्षार्थी की शिक्षण क्षमता एवं शोध क्षमताएं ज्ञात करना होता है। देखिए दोस्तों, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, सेट एग्ज़ाम स्वाभाविक है, आप सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हो जाते हैं। तो आपके पास जो है तो टीचिंग यानी शिक्षण की क्या योग्यता है। तो आयोग आपसे यह जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की पात्रता परीक्षा देने जा रहे हैं, तो क्या आपको टीचिंग से संबंधित कोई नॉलेज है, आप कितना नॉलेज रखते हैं, कितना आपको जानकारी है टीचिंग के बारे में। तो दोस्तों जो है आयोग जो है तो आपसे ये जानने की कोशिश करता है। और देखिए, इसमें है कि शोध क्षमताएं। देखिए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं तो कहीं भी आप अपनी सेवाएं देंगे तो दोस्तों वहाँ पर क्या है कि आप केवल वहीं तक सीमित नहीं रहेंगे कि आपको जो सिलेबस दिया गया है केवल आपका सिलेबस जो है तो पढ़ाएँ। देखिए, आपका वहाँ पर आपको बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी दी जाएगी। जैसे कोई सिलेबस है, ठीक है ना, तो सिलेबस में उसमें कुछ चेंजेस भी क्या करने लायक हैं, आप उसमें क्या नया कर सकते हैं, क्या एड्स कर सकते हैं उसमें नया कुछ चीज़। तो दोस्तों, इसलिए आपके लिए जो शोध क्षमता है यानी जो रिसर्च एप्टीट्यूड है उसके लिए उसका ज्ञान आपके लिए होना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, शोध क्षमता की जानकारी होना भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो है तो जो आयोग है एमपीपीएससी आयोग जो है तो आपकी शोध क्षमता की जानकारी लेने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, आपको जो सिलेबस में इसलिए मेंशन किया गया है रिसर्च एप्टीट्यूड। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। अतः इसके द्वारा परीक्षार्थी की शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता तथा सामाजिक चेतना का आकलन किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, जो है तो समान आपका पेपर जो होता है इसमें दोस्तों जो प्रशिक्षणार्थी है यानी जैसे जो आप परीक्षा देने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप परीक्षार्थी ही कहलाए। तो दोस्तों, इसमें जो है तो आपके शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता जो है एप्टीट्यूड देखा जाता है, ठीक है ना, कि आप शिक्षण को आपको कितना नॉलेज है, आप रिसर्च के बारे में कितना जानते हैं, क्या योग्यता रखते हैं रिसर्च के बारे में। साथ ही दोस्तों, सामाजिक चेतना का आकलन किया जाना प्रस्तावित है। दोस्तों, इसके द्वारा जो है तो आपके बारे में जाना जाता है कि आप समाज को लेकर कितना जागरूक है, समाज के बारे में कितना जानते हैं, मतलब आपकी सोच दृष्टिकोण क्या है समाज को लेकर के। फिर चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। परीक्षार्थियों से बौद्धिक क्षमताओं के संधारण अभिव्यक्ति की अपेक्षा की जाती है। बिल्कुल दोस्तों, मतलब इसमें ये भी देखा जाता है कि आपके पास जो
बौद्धिक क्षमता है, ठीक है ना। बौद्धिक क्षमता में जो है तो आपको नॉलेज जो है तो आप कितना नॉलेज किसी चीज़ को रख पाते हैं, आपको कितना नॉलेज है। साथ ही दोस्तों अभिव्यक्ति की अपेक्षा, मतलब जो है आपके पास स्किल है, जो आपके पास नॉलेज है दोस्तों, आप उसको आप कैसे जो है तो दूसरों तक अपनी बातें पहुँचा पाते हैं। तो दोस्तों जो अपनी बात जो बोलना चाहते हैं, अभिव्यक्त करना चाहते हैं, उसको जो है तो आप कितने अच्छे से अभिव्यक्त कर पाते हैं, इसकी जानकारी जो है सामान्य जागरूकता पेपर से आपको जानकारी ली जाती है। बौद्धिक क्षमताओं में अर्थग्रहण, बोधन, विश्लेषण, मूल्यांकन, तर्क संरचना को समझना तथा निगमन आगमन तर्क को समझना सम्मिलित है। बिल्कुल दोस्तों, इसमें जो है तो आपकी बौद्धिक क्षमता में देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक अर्थग्रहण, बोधन, मतलब कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, तो जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे किसी आप यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में अपनी सेवाएं देंगे, देखिए तो आपके पास बहुत सारी पत्रिकाएं, बुक्स होंगी, ठीक है। तो वो जो आपको उसको पढ़ना होगा, उसको पढ़ने के बाद जो आप उसको बोध करते हैं, उसके बारे में आखिर क्या समझ पा रहे हैं, जो चीज़ आप पढ़े हैं तो उसके अंदर क्या है, वह कहना क्या चाह रहा है, उसमें क्या मैटर है, तो उसके बारे में आप कितना समझ पा रहे हैं, वही चीज़ होता है कि अर्थग्रहण या बोध करना होता है। ये दोस्तों विश्लेषण करना, जो चीज़ आप जैसे जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसको कितना आप विश्लेषित कर पा रहे हैं कि वो आखिर जो चीज़ आप पढ़े हैं तो जो है तो उसको आप कैसे डिफाइन कर पाएंगे, उसको कैसे विश्लेषित कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों मूल्यांकन या तर्क संरचना को समझना तथा निगमन आगमन तर्क को समझना सम्मिलित है। बिल्कुल, ये दोस्तों जनरल एप्टीट्यूड में जो है तो आपकी यही योग्यता की जानकारी ली जाती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, जो आपका फर्स्ट पेपर होता है दोस्तों, यह इसमें टोटल जो है तो आपके 10 यूनिट होते हैं। जैसे पहला यूनिट है दोस्तों आपका शिक्षण अभिक्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड, और दूसरा है दोस्तों आपका दूसरी यूनिट हो जाती है अनुसंधान अभिक्षमता यानी रिसर्च एप्टीट्यूड, और तीसरी यूनिट दोस्तों आपकी हो जाती है अध्ययन बोध यानी कंप्रहेंशन, और चौथी यूनिट जो हो जाती है दोस्तों आपकी संचार यानी कम्युनिकेशन, और पांचवी जो यूनिट आपकी होती है दोस्तों तर्क या गणितीय तर्क सहित, और दोस्तों जो है तो आपकी छठवीं यूनिट हो जाती है युक्ति संगत तर्क। और फिर दोस्तों यहाँ पे समझते हैं जो आपका सातवां यूनिट है दोस्तों सूचनाओं का विवेचन यानी डाटा इंटरप्रिटेशन, और फिर यहाँ पर आठवीं यूनिट आपकी कहला जाती है दोस्तों सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT, और फिर साथ ही फिर जो है तो आपका नौवीं यूनिट है दोस्तों जन एवं पर्यावरण, और जो है दोस्तों आपकी 10वीं यूनिट जो है उच्च शिक्षा प्रणाली शासन राजनीति एवं प्रशासन। दोस्तों इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, चलिए एक एक करके समझते हैं। तो दोस्तों आपकी जो 10 यूनिट होती है दोस्तों, ये हर यूनिट से जो है तो आपके 5 प्रश्न बनते हैं, 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो एक प्रश्न होता है आपका दोस्तों ये 2 नंबर का होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं। और दोस्तों इसमें जो है तो आपके फर्स्ट पेपर में जो है तो टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, और जिसमें से एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो जो आपके टोटल अंक हो जाते हैं 100 हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर समझते हैं आगे। देखिए दोस्तों हम चर्चा करते हैं पहले यूनिट के। तो दोस्तों पहले यूनिट के बारे में हम चर्चा करते हैं शिक्षण अभिक्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। दोस्तों आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं दोस्तों, तो आपके पास जो है तो आपको खुद इस चीज़ का आभास होना चाहिए कि हमें आखिर हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो क्या हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्य हैं या नहीं, हमारे पास उतनी नॉलेज है या नहीं, हमारे पास उतनी क्षमता है या नहीं, मतलब पढ़ा लेने की। तो इसके बारे में दोस्तों जो है तो आयोग जो है तो आपसे यह भी जानकारी लेने की कोशिश करता है कि आप शिक्षण के बारे में यानी टीचिंग के बारे में आप कितना नॉलेज रखते हैं, क्योंकि आप वहाँ पर सेवाएँ देंगे तो भाई आपसे टीचिंग करवाया जाएगा, तो आप टीचिंग किस तरह करेंगे, क्या अपना जो है तो अपना समय जो है अपना सही ढंग से दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, आप जो भी स्टूडेंट को आप जो नॉलेज देना चाहेंगे उसको सही ढंग से जो है तो प्रेषित कर पाएंगे या नहीं। इसलिए दोस्तों जो है तो आपके पेपर में शिक्षण अभिक्षमता मेंशन किया गया है। तो दोस्तों चलिए फिर देखते हैं। तो दोस्तों फिर यहाँ पे देखते हैं कि शिक्षण, तो दोस्तों सबसे पहले जो है तो इसमें ये देखा जाएगा कि शिक्षण क्या है। दोस्तों इस सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी होता है कि शिक्षण क्या है। आखिर हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, हम वहाँ पे टीचिंग का कार्य करेंगे, पढ़ाएंगे, तो हमको पता होना चाहिए कि भाई टीचिंग क्या है। तो जैसे कि दोस्तों शिक्षण एक व्यवस्थित क्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान या प्रक्रिया का अनुकरण कराता है। बिल्कुल दोस्तों, शिक्षण तो एक ये भी है। शिक्षण ये भी हो सकती है दोस्तों कि शिक्षक तथा विद्यार्थियों के बीच होने वाली एक अंतः क्रिया है। बिल्कुल दोस्तों ये भी है। फिर दोस्तों हमारे सिलेबस में है प्राकृतिक, है नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये समझते हैं कि जो शिक्षण होती है यानी जो टीचिंग होती है कि टीचिंग की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। दोस्तों जो क्या है इसमें कि हर चीज़ का एक स्वभाव होता है। मनुष्य का स्वभाव होता है, नदी का स्वभाव होता है, पर्वत का स्वभाव होता है। नदी का जैसा स्वभाव होता है कि वह क्या है अपनी धारा में बहती रहती है। तो दोस्तों जो
टीचिंग यानी शिक्षण होती है, तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि शिक्षण की जो है तो प्रकृति क्या है, इसका क्या नेचर है दोस्तों, कि कैसे कि क्या शिक्षण का कार्य जो है तो ज्ञान प्रदान करना है, क्या शिक्षण कला या विज्ञान दोनों है, या फिर क्या शिक्षण एक कौशल युक्त प्रक्रिया है, या फिर क्या शिक्षण जो है छात्रों में उत्सुकता जागृत करती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो हमारे सिलेबस में है, तो दोस्तों इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि शिक्षण की प्रकृति क्या होती है। फिर दोस्तों फिर इसमें हम पढ़ेंगे कि उद्देश्य, भाई हम टीचिंग करने जा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता लेने जा रहे हैं, हम स्वाभाविक है कहीं जो है इसके किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं देंगे, तो हमारे लिए भी यह जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। कि क्या शिक्षण का उद्देश्य आत्मज्ञान सीखना या विकसित करना है, या फिर भविष्य के रोजगार और आर्थिक भलाई को सक्षम करने के लिए है। यही ना कि भाई शिक्षण जो है तो उसका भाई उद्देश्य क्या है, क्या हम इसको शिक्षण ग्रहण करके या शिक्षण दे करके बच्चों को क्या अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं, या फिर बच्चों को जो है तो रोज़गार के लिए हम तैयार करना चाहते हैं कि वो मतलब जो है तो पढ़ करके अपना खुद का रोज़गार स्थापित कर सकें। तो यहाँ पर दोस्तों इसलिए जो है तो यहाँ पे शिक्षण अभिक्षमता में उद्देश्य जो है तो इसलिए आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शिक्षण का उद्देश्य क्या है। फिर दोस्तों इसके बाद फिर देखेंगे कि विशेषताएँ। दोस्तों आपको शिक्षण की विशेषताएँ के बारे में भी जानना ज़रूरी होता है कि भाई शिक्षण तो ठीक है, शिक्षण हम टीचिंग देंगे तो भाई क्या उसकी विशेषताएँ क्या है, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है तो क्या है। तो दोस्तों जैसे कि क्या शिक्षण जो उद्देश्य होता है, बिल्कुल दोस्तों यह इसकी विशेषताएं हैं, क्योंकि शिक्षण जो है टीचिंग जो है तो क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें निश्चित एक उद्देश्य होता है कि भाई हम टीचिंग करना चाह रहे हैं तो हम टीचिंग क्यों करना चाह रहे हैं, ठीक है। और फिर दोस्तों क्या है कि शिक्षण जो है एक निदानात्मक प्रक्रिया है, निदानात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें जो है तो आप जब स्टूडेंट को पढ़ाने जाते हैं तो उसमें क्या है कि आप पढ़ाने के साथ साथ ही क्या है उनकी समस्याओं का समाधान भी आप करते जाते हैं। उनमें जो उनको कहीं ना कहीं पढ़ने लिखने में जो प्रॉब्लम्स होती है तो उसको क्या है उनकी समस्याओं को आप सॉल्व करते हैं। और दोस्तों शिक्षण से जो है तो छात्रों के पूर्व ज्ञान पर भी आधारित होता है। शिक्षण की ये भी एक विशेषता होती है, क्योंकि जब आप टीचिंग कराने जाते हैं तो आप देखते हैं कि बच्चों को पहले से नॉलेज कितना है, तो आप उसके आधार पर ही क्या है आप टीचिंग का कार्य करते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे समझेंगे कि आपके सिलेबस में जो है तो आधारभूत आवश्यकताएं। दोस्तों फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई शिक्षण तो ठीक है, आप शिक्षण टीचिंग कराना चाहिए, लेकिन शिक्षण के लिए इसकी आधारभूत आवश्यकताएं क्या होती है, भाई टीचिंग के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो देखिए टीचिंग के लिए देखिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो होता है मूलभूत होता है कि देखिए इसमें एक शिक्षक होता है, एक विद्यार्थी होता है और पाठ्यक्रम। ये तो बिल्कुल मूलभूत आवश्यकताएं हैं, आधारभूत आवश्यकताएं हैं, क्योंकि इनके बिना टीचिंग हो ही नहीं सकता। अगर भाई स्टूडेंट नहीं है तो टीचर किसी काम का नहीं है। टीचर क्या है कि किसको पढ़ाएगा, स्टूडेंट को ही तो पढ़ाएगा। और इसमें क्या है सिलेबस, अगर सिलेबस नहीं है तो जो है स्टूडेंट को पढ़ाएगा क्या। तो ये जो है दोस्तों तो ये शिक्षण के लिए शिक्षण के आधारभूत जो है आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है। और फिर जैसे ये भी आवश्यकता हो सकती है कि शिक्षण का उद्देश्य जो है तो ज्ञान बोध या तथा संकल्प का शक्ति का ज्ञान कराना होता है, ये भी हो सकता है। फिर दोस्तों फिर यहाँ दूसरा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि अध्येता की विशेषताएं। अध्येता दोस्तों अध्येता का मतलब होता है लर्नर्स। अध्येता को दोस्तों अधिगमकर्ता भी कहते हैं, यानी सीखने वाला। जब आप टीचिंग कराने जाएंगे तो वहाँ पर क्या है कि जो विद्यार्थी होते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, सभी वो लर्नर्स कहलाएंगे, वो सीखने वाले कहलाएंगे, क्योंकि आप जो अपने ज्ञान का जो व्याख्यान कर रहे हैं, उनको जो ज्ञान दे रहे हैं, जो चीज़ पढ़ा रहे हैं, तो क्या है उसको क्या करते हैं सीखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अद्वितीय की विशेषता यानी लर्नर्स जो सीखने वाले होते हैं दोस्तों, उनकी विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी विशेषताएं अलग अलग होती हैं दोस्तों। जैसे कि कुछ लोग हैं शारीरिक रूप से परिपूर्ण होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स, ठीक है ना, कुछ जो है तो विशेष होते हैं। विशेष मतलब कि जैसे कुछ विकलांग हो गए, हैंडीकैप्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब हमको जो है तो इन सभी बालकों के बीच में हमको शिक्षण देनी होती है। कुछ मंदबुद्धि के बालक होंगे, कुछ जिज्ञासु बालक होंगे, तो जो है तो इससे जो है तो अध्येता लर्नर्स में इस तरह की विशेषताएं होती हैं। तो दोस्तों हमको इन सब को लेकर के हमको वहाँ पे टीचिंग करना होता है, हमको सबको ध्यान में रख करके टीचिंग करना होता है कि जो हमारी जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो भी हम अपना अनुभव या ज्ञान शेयर करना चाहते हैं उनसे जो है तो वो सभी को मतलब बिना किसी भेदभाव के, यानी कि कोई मंदबुद्धि का है तो उसको कम पढ़ाएं, या कोई शारीरिक रूप से अपंग है तो उसको हम कम पढ़ाएं, या कोई इंटेलिजेंस है तो हम उसको ज़्यादा ज्ञान दें, ऐसा नहीं। हमको हमारे लिए क्या है वो समान स्तर के सभी बच्चे कहलाएंगे। तो चलिए दोस्तों फिर देखते हैं तीसरे में फिर हम पढ़ेंगे कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि आप टीचिंग करने जा रहे हैं तो आप ये भी देखेंगे कि भाई शिक्षण जो है आपकी टीचिंग में को कौन कौन सी चीज़ें जो है तो प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों प्रभावित करने के लिए क्या
जो आपकी संस्था है जहाँ पे आप टीचिंग का कार्य कराने जा रहे हैं, क्या वह संस्था प्रभावित करेगी? बिल्कुल दोस्तों, जैसे आपकी संस्था है, स्कूल कॉलेज जहाँ पर भी आप पढ़ाने जाएंगे, वहाँ की जो संस्थागत स्थिति है, जैसे संस्था का आकार ठीक ठाक होना चाहिए, वहाँ वहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये भी जो कहीं ना कहीं आपकी टीचिंग को प्रभावित करती है। और जैसे दोस्तों, फिर अध्यापक का विषय का ज्ञान, बिल्कुल दोस्तों, अगर आप अध्यापक हैं वहाँ पे पढ़ाने जाएंगे, स्वाभाविक है, तो आपको जो है तो अपने विषय का नॉलेज कितना है, ये मैटर भी क्या है, आपके टीचिंग को प्रभावित करती है। अगर आपको अच्छे से नॉलेज है तो क्या है दोस्तों, आप अपने जो है तो पढ़ाई को या टीचिंग को जो है तो बहुत अच्छे तरीके से क्या है कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है अपने आपके विषय का, तो आप अपने अच्छे तरीके से जो है तो टीचिंग नहीं कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों, अध्यापक का संप्रेषण कौशल, मतलब देखिए, आपको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज तो बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, बच्चों को अच्छी तरह से नहीं समझा पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी क्या है, इससे भी हमारी जो टीचिंग होती है, शिक्षण जो होती है, कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। तो दोस्तों, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक में यही चीज़ हमको पढ़ना होता है। फिर साथ ही दोस्तों, इसमें देखते हैं कि शिक्षण की विधियाँ, बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि देखिए, आप टीचिंग का कार्य करने जा रहे हैं, तो दोस्तों वहाँ पर क्या है कि आपको पता होना चाहिए टीचिंग के लिए जो मेथड्स होती है, टेक्निक होती है, कि आप बच्चों को किस तरह से पढ़ाना चाहते हैं, मतलब कौन सी आप टेक्निक अपनाएं कि आप बच्चों को समझाना चाहते हैं, बच्चे का है उसको आसानी से समझ सके। तो दोस्तों, शिक्षण की विधियाँ का आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है कि शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी होती है। कि जैसे व्याख्यान विधि हो गई, व्याख्यान विधि क्या है, इसको हम लेक्चरर मेथड भी कहते हैं। लेक्चरर मेथड में क्या होता है कि हम जो है तो टीचर जो जाता है तो क्या करता है कि अब उसमें लेक्चर देने का कार्य करता है, मतलब बच्चों को जो है तो अपनी बात है जो भी है सब्जेक्ट के बारे में बताता है, और बच्चे क्या है उसको सुनते हैं। या फिर शिक्षण में विधियाँ होती है, जैसे समस्या समाधान विधि होती है, समूह चर्चा विधि होती है, प्रदर्शन विधि होती है, प्रोजेक्ट मेथड होती है। तो दोस्तों, आपको शिक्षण जो है तो आप कोई ना कोई विधि को लेकर के आप वहाँ पे टीचिंग का कार्य कराएंगे, जिससे जो है तो आपका ज्ञान जो है, जो आपका अनुभव जो है तो वहाँ पे जो स्टूडेंट होंगे वो अच्छी तरह से समझ पाएँ। फिर दोस्तों, इस पर हम बात करेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। देखिए दोस्तों, जब आप टीचिंग का कार्य कराने जाएंगे, ठीक है ना, कहीं कहीं आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन करके जाएंगे, तो स्वाभाविक है दोस्तों, आपको जो टीचिंग का कार्य करेंगे आप, तो देखिए उसके लिए सहायक सामग्री की ज़रूरत होती है। जैसे आपको चाक डस्टर की ज़रूरत पड़ेगी, डिजिटल बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोजेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, मानचित्र, एटलस आप दिखाएंगे बच्चों को, उसके द्वारा पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये सभी क्या होती हैं, शिक्षण सहायक सामग्री होती है। फिर साथ ही दोस्तों, मूल्यांकन प्रणाली। देखिए दोस्तों, जब आप शिक्षण का कार्य करेंगे तो स्वाभाविक है, जो आपके लर्नर्स होंगे, अधिगमकर्ता होंगे, जिनको आप जो है तो पढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों, तो उनका जो है तो मूल्यांकन भी आप करेंगे कि जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उनको वह कितना ग्रहण किए हैं, ठीक है ना, उनको कितना नॉलेज हुआ है। या फिर जो आप सिलेबस पढ़ाना उनको चाह रहे हैं, जो आप पाठ वस्तु या विषय वस्तु पढ़ाना चाह रहे हैं, तो वह कितना जो है तो प्रभावी है। तो इसके लिए भी क्या हम मूल्यांकन प्रणाली का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, मूल्यांकन प्रणाली में जो है तो हम अलग अलग प्रकार की मूल्यांकन प्रणाली है जिनका उपयोग करेंगे। जैसे निर्माणात्मक मूल्यांकन हो गया, तो दोस्तों निर्माणात्मक मूल्यांकन में क्या किया जाता है, इसमें स्टूडेंट की जो है तो करंट, यानी जो है वर्तमान में उसकी सुधार की गुंजाइश की संभावनाओं का पता लगाया जाता है कि क्या उसको मतलब टीचिंग के दौरान कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही, कोई समस्या हो रही, तो उसका तत्कालिक समाधान किया जाता है। साथ ही दोस्तों, मूल्यांकन प्रणाली में एक विधि होती है, संकलनात्मक मूल्यांकन विधि होती है। इसमें क्या है कि बच्चों के अधिगम स्तर को आंकना होता है कि बच्चे कितना सीख पा रहे हैं, कितना सीखे हैं। फिर साथ ही दोस्तों, मूल्यांकन एक प्रणाली होती है दोस्तों, कार्य निष्पादन मूल्यांकन। इसमें छात्रों के जो है स्टूडेंट के कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। तो इसमें जो है तो अलग अलग मूल्यांकन प्रणालियाँ होती हैं। तो दोस्तों, इस एग्ज़ाम की दृष्टि से जो आपको ये सभी पढ़ना इम्पोर्टेंट होता है।